माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और इसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो ये बेटा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम चैप्टर को कंप्लीट कर ले जाएंगे और मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। और पार्ट 2 में हम जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे मैं उसको बताऊंगा। पर मैं आपसे एक चीज बोलता हूं बेटा कि मुझे कमेंट में ये चीज जरूर बताना, क्या हम आपकी थोड़ी बहुत 11th की रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा दी मिक्स चैप्टर की ऐसे करके और साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं आपके साथ? तो मुझे चैट में बताना, तो मैं उसको भी स्टार्ट करूंगा। आपके जो लेक्चर्स हैं बेटा उसमें हमारे पास अभी हम मॉलिक्यूलर पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स हमने करा दिया है, इसके साथ आपको मुझे लिविंग वर्ल्ड कराना है। उसके बाद 3 चैप्टर रह जाएंगे। 3 चैप्टर कौन कौन से? इकोलॉजी के 3 चैप्टर। यस यस यस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बेटा हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में? हमने ये टॉपिक्स पढ़ लिए, यहां तक हमने पार्ट 1 में पूरा कर लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, बायोगैस प्लांट की, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर। ये 4 टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे। इनमें से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसा टॉपिक है जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? लॉजिकल तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल समझ के पढ़ना है और आपको मजा आएगा। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ के मजा आएगा, कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक आज का, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो मैं आपसे ये बात बोलना चाहूंगा कि सीवेज क्या होता है बेटा। हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि जो भी सिटीज होती हैं या कोई भी जो घर होते हैं सिटीज में, वहां पर डेली बहुत सारा वेस्ट बनता है। उस वेस्ट में एक वेस्ट होता है हमारे पास सीवेज, सीवेज मतलब जो पानी वाला वेस्ट होता है, यस, और एक होता है कूड़ा, सॉलिड वेस्ट। तो ये जो वेस्ट बनता है जिसे हम म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं, सीवेज वेस्ट कहते हैं। तो सीवेज क्या होता है बेटा? सीवेज होता है हमारे पास हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट जो है उसको हम सीवेज कहते हैं। इसका एक और नाम होता है म्युनिसिपल वेस्ट। यस, म्युनिसिपल वेस्ट। अब इस सीवेज में बेसिकली होता क्या है? सीवेज में क्या होता है बेटा, आप सुनो ध्यान से। इसमें पानी होता है, पानी के साथ काफी सारी चीजें अनडिजॉल्व होती हैं। अनडिजॉल्व मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो अनडिजॉल्व, जो उसमें घुली भी नहीं होती। उसके साथ साथ काफी ज्यादा डिजॉल्व ऑर्गेनिक चीजें होती हैं और उसमें भी मेनली क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सीवेज क्या होता है बेटा, जो घरों से पानी की फॉर्म में जो वेस्ट बनता है, जो सीवर में जाता है, उसे हम सीवेज कहते हैं। उस वेस्ट को हम म्युनिसिपल वेस्ट भी कहते हैं और उसमें पानी के साथ अनडिजॉल्व वेस्ट और डिजॉल्व वेस्ट लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट होता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि सीवेज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सीवेज वेस्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मतलब ह्यूमन को उससे सफर करना पड़ता है। कैसे बताता हूं। घर से जो भी वेस्ट निकलता है वो कहां जाता है? वो ड्रेन के थ्रू आपका प्रॉपरली किस में जाता है? बड़े बड़े ड्रेन्स में, नालों में जाता है। वहां से होता हुआ वो पानी रिवर में डाला जाता है। तो आप समझो फाइनली जो सीवेज का पानी है वो बड़ी बड़ी रिवर्स में डाल दिया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि क्यों ना इस पानी को पहले थोड़ा साफ कर लिया जाए ताकि उसको हम रिवर को पोल्यूट ना करें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लांट बनाते हैं, बड़े बड़े एरिया होते हैं जहां इस पानी को साफ किया जाता है, उन्हें हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि सीवेज में किस किस तरह का वेस्ट होता है। सबसे पहले सीवेज में अनडिजॉल्व वेस्ट होता है। अनडिजॉल्व कैसा? अनडिजॉल्व वेस्ट होता है जो कैसा हो सकता है बेटा, जैसे मान लो लार्ज साइज का हो सकता है, जैसे मान लो किसी ने उसमें मान लो प्लास्टिक डाल दिया, और साथ में स्मॉल साइज का हो सकता है। स्मॉल साइज मतलब मिट्टी वगैरह हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास डिजॉल्व वेस्ट हो सकता है। अब ये डिजॉल्व वेस्ट क्या होगा बेटा? ऑर्गेनिक होता है। मेनली क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। मेनली क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। इस ऑर्गेनिक में हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटा, या आपने बर्तन धोए तो खाने का कोई मटेरियल हो सकता है ना। हम लिख सकते हैं जो वेस्ट फूड होता है वो भी एक तरीके से ऑर्गेनिक होता है। पर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ये मेजर वेस्ट है। ये हमारे पास मेजर वेस्ट होता है किसके अंदर? किसके अंदर? सीवेज के अंदर। ये चीज समझ में आ रही है? उसके अलावा डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। डिजीज कॉजिंग क्या होते हैं बेटा? माइक्रोब्स होते हैं। ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिजीज करते हैं। ये आपको दिमाग में बैठना चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा
कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जैसे ये घर है, ध्यान से देखो बेटा, ये घर है, ये घर है, ये भी घर है, ये भी घर है। तो हमने क्या किया, यहां से वेस्ट वाटर इकट्ठा किया और एक बड़ी सी ड्रेन में उसको डाल दिया, ऐसे बड़ी सी ड्रेन में डाल दिया। अब ये वेस्ट वाटर किस में जाता है, रिवर में जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि यहां पर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दें, ताकि जो वेस्ट वाटर आया है उसको थोड़ा साफ कर दे, उसको हम क्या कर दें, थोड़ा साफ कर दें। यस यस यस। तो हम इस बात को बिल्कुल क्लियर हैं बेटा, हम इस बात को बिल्कुल क्लियर हैं जो आपको मैं बोल रहा हूं, हम इस बात को बिल्कुल क्लियर हैं कि हमारे पास जो टाइप ऑफ वेस्ट है, टाइप ऑफ वेस्ट है वो कैसा है बेटा, अनडिजॉल्व वेस्ट है, लार्ज साइज का प्लस स्मॉल साइज का। उसके बाद हमारे पास डिजॉल्व वेस्ट है जो ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है और वेस्ट फूड हो सकता है। हमें क्या करने हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं। ये प्लांट क्या करेंगे, ये मेरे पास उस पानी को क्या करेंगे, थोड़ा साफ कर देंगे। तो सीवेज वाटर को थोड़ा सा क्या कर देंगे, सीवेज वाटर है ना, उसको वो थोड़ा सा क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, साफ कर देंगे। तो ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमारे पास है। तो हम यहां पर बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे स्टेप्स इन ट्रीटमेंट की, हम बात करेंगे किसकी, स्टेप्स की बात करेंगे, जो ट्रीटमेंट का स्टेप है। क्लियर है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, प्लांट मतलब एरिया होता है जहां पर सीवेज के पानी को साफ किया जाता है ताकि थोड़ा सा उसमें से पोल्यूशन कम हो जाए, फिर उस पानी को रिवर में छोड़ देते हैं, इससे रिवर पॉल्यूट नहीं होती। क्लियर है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्टेप्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। यस और नो, यस। सबसे पहले अपने बात करेंगे प्राइमरी, प्राइमरी मतलब सबसे पहले ये ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया इंवॉल्व होता है, सॉरी माइक्रोब्स इंवॉल्व है। इस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ी इसलिए रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या इंवॉल्व है, माइक्रोब्स इंवॉल्व है। यस। उसके अलावा आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो पानी होता है उसे इफ्लुएंट कहते हैं। तो आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो इफ्लुएंट है, पानी है, उसको किसमें रिलीज कर देते हैं, किसमें, रिलीज इनटू रिवर, उसको रिवर में रिलीज कर देते हैं। यहां तक कोई डाउट है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद पानी को हम किसमें रिलीज कर देते हैं, रिवर में रिलीज कर देते हैं। यहां तक मुझे लग रहा है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने यहां पर इसको किसमें रिलीज कर दिया बेटा, मैंने इसको रिवर में रिलीज कर दिया है। मैंने किसमें रिलीज कर दिया है, रिवर में रिलीज कर दिया है। क्लियर। आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्लियर। और अगर मैं टर्शरी ट्रीटमेंट करूंगा जिसमें क्लोरीनेशन होती है, क्लोरीनेशन क्या होता है बेटा, क्लोरीन से साफ करते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद उसको यूज कर सकते हैं, मतलब सीवर के पानी को भी यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज। उसमें क्लोरीन डाल देते हैं बेटा और यूवी लाइट से साफ कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया है। सीवेज का मतलब ऐसा वेस्ट जो घर से बनता है, वेस्ट वाटर, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें पानी तो है ही, उसके साथ अनडिजॉल्व बड़े साइज का वेस्ट है। क्लियर। डिजॉल्व ऑर्गेनिक है जिसमें मेजर वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। हम जब ट्रीटमेंट करते हैं उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, टर्शरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी है उसको रिवर में रिलीज कर सकते हैं। यहां तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाओ कि जो सीवेज का पानी है, जो सीवेज का वाटर है, उसमें क्या क्या वेस्ट होते हैं। तो हम जो सीवेज लिखते हैं यहां पर देख बेटा, सीवेज जो हम लिखते हैं उसमें मेरे पास पानी है, पानी के साथ साथ लार्ज साइज का अनडिजॉल्व वेस्ट है, और लार्ज साइज का भी है और स्मॉल साइज का भी है, प्लस स्मॉल साइज का भी। ऐसा वेस्ट जो डिजॉल्व नहीं होता है, अनडिजॉल्व है। और उसके साथ साथ मेरे पास डिजॉल्व ऑर्गेनिक, पानी में घुला हुआ ऑर्गेनिक है। क्लियर है कि नहीं। यस। तो सीवेज को मैंने यहां से एंटर कराया। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो स्टेप होते हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन।
सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, ध्यान से देखें बेटा। और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। आप ये चीज समझे कि जो पानी यहां से आ रहा है, मेरी बात समझ देखना बेटा, जो पानी यहां से आ रहा है तो जो बड़े साइज का वेस्ट है वो यहां रुक गया, उससे छोटे वाला यहां रुक गया, उससे छोटे वाला यहां रुक गया, उसके बाद पानी यहां आ जाता है। तो मैंने क्या किया, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज में क्या कर रहा हूं, लार्ज साइज के वेस्ट को, लार्ज साइज के वेस्ट को मैं क्या कर रहा हूं, फिल्टर कर रहा हूं। यस और नो। अब जब मैंने इसको फिल्टर कर लिया तो ये पानी, ये फिल्टर होके पानी यहां आ गया। यहां पर जो पानी मेरे पास प्रेजेंट है, किसके बाद, फिल्ट्रेशन के बाद, उस पानी को मैं जब छोड़ देता हूं तो नीचे चीजें इकट्ठी हो जाती हैं ऐसे, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसका मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट किसके लिए होता है, अनडिजॉल्व वेस्ट के लिए होता है, छोटे बड़े साइज और छोटे साइज के। तो अगर आपको मैं यहां पर लिखूं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, पहला होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, लार्ज साइज वेस्ट को फिल्टर कर देते हैं। जो स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज का क्या क्या होगा बेटा, जैसे सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, है ना, ग्रिट हो गया, मतलब थोड़े से मिट्टी के पार्टिकल्स है, पैबल्स हो गए, छोटे पत्थर के टुकड़े, ये सब नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। यहां पर जब आप पानी को ऐसे छोड़ देते हो तो नीचे ऐसे सेडिमेंट हो जाते हैं ऐसे। तो यहां पर हो रही है पहला स्टेप, क्या, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। देख रहे हो, साइज के अकॉर्डिंग चीजें फिल्टर हो रही हैं। दूसरे स्टेप में यहां पर नीचे सेडिमेंटेशन हो गई। तो सेडिमेंटेशन के बाद जो नीचे बचा उसको कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी स्लज बोलेंगे। और यहां जो लिक्विड निकला उसको बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। यस और नो, यस और नो। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट है वो वाटर है जिसमें क्या नहीं है, जिसमें अनडिजॉल्व वेस्ट नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट नॉट हैव ए अनडिजॉल्व लार्ज साइज वेस्ट। क्वेश्चन करते हैं, बी अनडिजॉल्व स्मॉल साइज वेस्ट, सी अनडिजॉल्व लार्ज साइज वेस्ट, अनडिजॉल्व स्मॉल साइज वेस्ट। और क्या हो सकता है, और हमारे पास हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है हमारे पास, अनडिजॉल्व लार्ज साइज, अनडिजॉल्व स्मॉल साइज। और हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, और हमारे पास हो सकता है हमारे पास अनडिजॉल्व लार्ज साइज, अनडिजॉल्व स्मॉल साइज। और हमारे पास मान लो मैंने यहां पर लिख दिया डिजॉल्व ऑर्गेनिक, डिजॉल्व ऑर्गेनिक। और डी है बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी हमारे पास नहीं होगा, पर डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा प्राइमरी इफ्लुएंट में होगा। यस, प्राइमरी स्लज में क्या होता है, जो यहां पर सेडिमेंटेशन के बाद। तो प्राइमरी स्लज क्या है, स्लज का मतलब होता है वेस्ट, ये आफ्टर सेडिमेंटेशन आता है, आफ्टर सेडिमेंटेशन होता है। यहां तक समझ में आ रही है। मान लो भाई सीवेज में तुमने जूता चप्पल डाल दिया, फेंक दिया, तो वो यहां फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद मिट्टी कहां हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। अब ये जो ये पानी निकला ये प्राइमरी इफ्लुएंट है, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो घुला हुआ है, मान लो मैंने पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट घोल रखा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा या कुछ भी ऐसी चीज है, उसको रिमूव कर पाना आसान नहीं होता है। उसको एक ही तरीके से रिमूव कर सकते हैं कि कोई उसे डाइजेस्ट कर दे। ये डाइजेशन कौन करता है, बैक्टीरिया कर सकता है। इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्या यहां कोई माइक्रोब यूज हुआ है, नहीं हुआ। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई माइक्रोब यूज नहीं होता। इसके दो स्टेप है, पहला है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, यस, और दूसरा है सेडिमेंटेशन। इस दो स्टेप के बाद पूरा का पूरा मेरे पास साफ हो जाता है पानी, सिर्फ उसमें क्या रह जाता है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट और हार्मफुल बैक्टीरिया रह जाते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। यह सेकेंडरी ट्रीटमेंट का प्लांट सबसे बड़ा होता है, यह कुछ इस तरीके का दिखता है। यहां पर वो प्राइमरी इफ्लुएंट आया है, यहां से क्या एंटर करता है, यह सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यहां से क्या एंटर करता है, प्राइमरी इफ्लुएंट। ध्यान से देखना, यहां से प्राइमरी इफ्लुएंट एंटर करता है, ठीक है, और वो जाता है टैंक 1 में। इस टैंक में जाता है जिसका नाम T1 है। किस में जाता है बेटा, टैंक T1 में जाता है।
ये टैंक T1 में चला गया। ध्यान से सुनना, मैं जो यहां पे आप कहानी समझाऊंगा आपको। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक और नाम होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स वगैरह यूज होंगे। अब देखो क्या क्या होगा, पहले समझ लो फिर मैं लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर आ गया प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट में डिसॉल्व ऑर्गेनिक है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक प्लस हार्मफुल माइक्रोब्स है। यस और नो? यस सर। अब क्या होता है बेटा, ये टैंक T1 है, ये बड़ा होता है बहुत, ये बहुत बड़ा टैंक होता है T1। यहां पर जो प्राइमरी इफ्लुएंट आता है, उस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम इस तरीके से ऐसे घुमाते रहते हैं, इस तरीके से हम ऐसे इसको क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं ऐसे। ये इस तरीके से ऐसे घूमता रहता है, इस तरीके से घूमता रहता है, एक उसमें कुछ लगा रहता है। तो इसका मतलब ये है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे पहला टैंक T1 है, इसका नाम होता है एरेशन टैंक। एरेशन टैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हम लगातार इसमें पुश करते रहते हैं, और साथ के साथ हम इसको क्या करते हैं, या ऑक्सीजन पुश भी नहीं करते, हम इसको ऐसे घुमाते रहते हैं। घुमाने से क्या होता है कि यहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई, मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला टैंक है एरेशन टैंक, इसे T1 कह रहे हैं। इस टैंक में जो प्राइमरी इफ्लुएंट आता है, उसको लगातार हम धीरे धीरे घुमाते रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती रहती है, और एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करने लगते हैं। जब एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करते हैं तो इस तरीके से हाइफे बनते हैं जिनमें बैक्टीरिया फंस जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्लॉक। मतलब बैक्टीरिया इन फंजाई के हाइफों में फंस जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्लॉक। तो मतलब क्या होगा कि जब इसके अंदर एयर होगी, बैक्टीरिया फंजाई होंगे, वो तेजी से ग्रो करने लगेंगे। कैसे ग्रो करेंगे? वो इसमें डिसॉल्व ह्यूमन एक्सक्रीटा या डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट को खाने लगेंगे, यूज करके ग्रो करने लगेंगे। जब उनका नंबर बढ़ने लगेगा तो इस तरीके का मास बनेगा, जहां पर मेरे पास फंजाई है और बैक्टीरिया है, मतलब ये फंजाई के धागे हैं, बीच में बैक्टीरिया है, तो हम लिख सकते हैं मैश। मैश का मतलब होता है चटाई जैसा, मैश ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया, ये हमारे पास बन जाता है। और इसमें घुमाते रहते हैं 2 दिन 3 दिन लगातार, इसको अपना धीरे धीरे घुमा रहे हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा, बहुत सारे फ्लॉक बन जाते हैं। फ्लॉक क्या होता है? ऐसे मतलब फंजाई के बीच में बैक्टीरिया फंस जाएगा, ऐसे मास बन जाता है खूब सारे। अब क्या होगा, आप ध्यान से सुनना, इसके अंदर सारा ऑर्गेनिक डिसॉल्व वेस्ट यूज हो गया, खर्च हो गया। ये हमें कैसे पता चलेगा, हम बताएंगे, बीओडी से पता चलेगा। अभी बीओडी को डिस्कस भी करेंगे, पर आपको यह समझ में आना चाहिए, सबसे पहला टैंक एरेशन टैंक, जिसमें प्राइमरी इफ्लुएंट आ रहा है, यहां पर हमारे पास मैकेनिकली एजिटेटेड करते हैं, किसको? ऑक्सीजन को। एजिटेटेड मतलब मिक्स करते हैं, बैक्टीरिया फंजाई ग्रो करके फ्लॉक बनाता है, और सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है वो खर्च हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो इस फ्लॉक को हम यहां भेज देते हैं, यहां भेज देते हैं इसमें, और इसमें हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे का ऐसा। कुछ टाइम के बाद ये फ्लॉक नीचे यहां सेटल हो जाता है, जो मैंने ये फ्लॉक बताया ना, ये यहां सेटल हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो जितना भी, मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, यहां से जो इफ्लुएंट है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लॉक प्रेजेंट है, उसको मैंने इस टैंक में भेज दिया, इसका नाम T2 है। इसका नाम होता है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब समझो, मैंने यहां फ्लॉक को छोड़ दिया, वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो गया। यहां पर ये जो फ्लॉक बना है ना, ये धीरे धीरे यहां नीचे बैठ जाएगा। यस और नो? उसके बाद जो ये पानी है, यहां पर, यहां से ये निकलेगा, तो क्या इस पानी में सारा ऑर्गेनिक यूज हो चुका है? यस सर, हो चुका है। तो ये जो पानी यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, इसको कहते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट में हमारे पास कोई ऑर्गेनिक नहीं होता, नो डिसॉल्व ऑर्गेनिक, क्योंकि वो जो भी ऑर्गेनिक था वो यूज हो गया है, क्या बनाने में? बैक्टीरिया फंजाई की ग्रोथ करने में। और ये जो नीचे बैठा है, इसको भी स्लज कहते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। आपने पढ़ा था, ये प्राइमरी स्लज था, ये वाला सेकेंडरी स्लज है। पर आपको याद है कि दही जमाने के लिए जैसे इनोकुलम डालते थे, ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ये जो है, ये वाली चीज,
इसको थोड़ा सा हम इस टैंक में वापसी भेज सकते हैं, थोड़ा सा इस टैंक में हम वापसी भेज सकते हैं, ताकि स्टार्टिंग में जो फ्लॉक बनना है ना उसके लिए कुछ बैक्टीरिया मिल जाए। यस यस, तो ये जो थोड़ा सा स्लज है ना, इसको वापसी यहां पे डाल सकते हैं ताकि शुरुआत के बैक्टीरिया मिल जाए ये फ्लॉक बनाने के लिए। तो इसीलिए इस स्लज को नाम दे देते हैं एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि ये एक्टिवेट है नई ग्रोथ करने के लिए। क्या करने के लिए एक्टिवेट है? नई ग्रोथ करने के लिए एक्टिवेट है। तो इसको हमने नाम दे दिया एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज को हम थोड़ा सा वापसी एरेशन टैंक में भेजते हैं। अब धीरे धीरे ये जो स्लज है इसको इस टैंक में भेज देते हैं, जो भी हमारे पास ये एक्टिवेटेड स्लज था। मतलब बहुत सारे एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा अमाउंट यहां भेजते हैं जो इनोकुलम का काम करता है, बाकी का सारा स्लज यहां भेज देते हैं। यहां पर इन बैक्टीरिया फंजाई का जो मास है उसका एनएरोबिक डाइजेशन होता है। तो ये तीसरा टैंक है, इसे कहते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यस और नो? ठीक है। और मेरे पास यहां पर जब एनएरोबिक डाइजेशन होगा तो यहां पर मेरे पास गैस बनती है मीथेन, H2S और CO2। ये तीन गैसेस यहां पर बनती हैं। आप हमेशा याद रखो, जब ह्यूमन एक्सक्रीटा डीकंपोज होता है तो H2S गैस बनती भी है। आपको पता भी है, जो बड़े बड़े सीवर्स होते हैं जब वो कई बार खुलते हैं तो उनकी सफाई करने के लिए जो लोग घुसते हैं उनको नुकसान होता है, कई बार वो मर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैस बनती है, इसका नाम H2S है। और यहां पर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा? कौन सा बैक्टीरिया? मिथेनोजन टाइप का बैक्टीरिया यहां पर ग्रो कर रहा होगा। क्लियर है? कैसा डाइजेशन चल रहा है? एनारोबिक चल रहा है। तो ये तीसरा टैंक है। किसका एनारोबिक डाइजेशन चल रहा है? फ्लॉक का। जो फ्लॉक था ना मेरे पास एक्टिवेटेड स्लज, मैं लिख सकता हूं इसको, जो एक्टिवेटेड स्लज है उस एक्टिवेटेड स्लज को, क्योंकि वो बायोमास है ना, उसका एनारोबिक डाइजेशन चल रहा है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, बड़े साइज का फिर छोटे साइज का, और सेडिमेंटेशन होती है। पहला पॉइंट क्लियर है? उसके बाद जो लिक्विड आता है उसे कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट में सारे का सारा क्या होता है? सारे का सारा डिसॉल्व ऑर्गेनिक, जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। फिर हम उसको इसमें ले आते हैं। यहां पर हम देखते हैं जो पहला टैंक है जिसे हम T1 कह रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं एरेशन टैंक। यहां पर उसको घुमाते हैं, जितना भी डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में वो सारा डाइजेस्ट होने लगता है। उसे डाइजेस्ट कौन कर रहा है? बैक्टीरिया फंजाई। जब वो डाइजेस्ट करेगा तो वो ग्रो करेगा और वो मास बनाएगा, उसे फ्लॉक कहेंगे। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसको भेजते हैं किसमें? इस वाले टैंक में, जहां ये नीचे बैठ जाता है। इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन टैंक। अब सेडिमेंटेशन टैंक में जब ये फ्लॉक नीचे बैठ जाता है तो इसको नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और फाइनली मेरे पास क्या निकल के आता है बेटा? सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट को या तो रिवर में भेज सकते हैं, नहीं तो उसकी टर्शरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो उसको रिवर में भेज देते हैं या तो हम उसकी क्या कर सकते हैं? टर्शरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो मैं यहां पर एक बार इसको लिख भी देता हूं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहला टैंक, इसका नाम है सेकेंडरी टैंक T1 है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है एरेशन टैंक। क्या नाम है? T1 का एरेशन टैंक। उसका क्या काम है बेटा? उसमें क्या होता है? उसमें डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को एजिटेट करते हैं, एजिटेट करते हैं मैकेनिकली, मैकेनिकली घुमाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? यस। और उसमें क्या होता है? ग्रोथ हो जाती है। किसकी? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। और वो क्या बनाते हैं बेटा? वो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं? मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यस, जिसको अपने क्या नाम देते हैं? फ्लॉक। क्या नाम दे देते हैं? फ्लॉक्स बनते हैं। क्लियर है? माइक्रोब कैसे प्रेजेंट है बेटा? एरोबिक माइक्रोब है। कैसे हैं? एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है। जो भी यहां प्रेजेंट है एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंजाई प्रेजेंट है। यस और नो? यस। अब दूसरा टैंक है जिसे अपने नाम दे रहे हैं सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक। यस और नो? यस। तो सेटलिंग टैंक में क्या होता है बेटा? हम जो फ्लॉक होता है, जो फ्लॉक होता है उसको फ्लॉक्स आर सेंट इनटू, उसको भेजा जाता है। फ्लॉक्स जो है उसको कहां भेजते हैं बेटा?
फ्लॉक्स को कहां भेज देते हैं? सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। फ्लॉक्स आर सेंट इनटू सेटलिंग टैंक, ठीक है, जहां पर क्या होगा? सेडिमेंटेशन होगी। क्या होगा बेटा? सेडिमेंटेशन होगी। सेडिमेंटेशन अकर, यस और नो? सेडिमेंटेशन होगी। और क्या होगा? सेकेंडरी इफ्लुएंट बनेगा। सेकेंडरी इफ्लुएंट बनेगा, जिसको कहां भेज देंगे? कहां भेज देंगे बेटा? पास टू रिवर, पास इनटू रिवर। सेकेंडरी इफ्लुएंट में कोई डिसॉल्व वेस्ट नहीं है, ऑर्गेनिक, यस। और साथ के साथ एंड एक्टिवेटेड स्लज बनेगा। एक्टिवेटेड क्या बनेगा? स्लज बनेगा। अब एक्टिवेटेड स्लज को क्या करते हैं? इसको दो जगह, थोड़ा सा पार्ट, सम पार्ट कहां भेज देते हैं? सेंड टू एरिएशन टैंक। थोड़ा सा पार्ट भेज देते हैं एरिएशन टैंक में, यस। और क्या करते हैं बेटा? मैक्सिमम पार्ट भेज देते हैं किसमें? मैक्सिमम पार्ट सेंट इनटू किसमें? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पर हम एनएरोबिक डाइजेशन करते हैं। क्या यहां पर कोई माइक्रोब है? यहां नहीं, कोई माइक्रोब नहीं है टैंक 2 में। टैंक 3 का नाम है एनएरोबिक, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। मतलब यहां पर एनएरोबिक डाइजेशन होता है किसका? जो मेरे पास एक्टिवेटेड स्लज है, एक्टिवेटेड स्लज का मेरे पास क्या होगा बेटा? एनएरोबिक डाइजेशन होगा। एनएरोबिक डाइजेशन होता है, यस और नो? यस। और उसमें मीथेन बनती है, उसके साथ क्या बनती है बेटा? उसके साथ बनती है H2S, और क्या बनती है? CO2। ये गैस बनती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो जो मैंने समझाया वो लिख भी दिया मैंने। तो ये टैंक टी है, दिख रहा है आपको ये सारा? थोड़ा सा स्लज यहां भेज देते हैं, बाकी यहां ले आते हैं। यहां एनएरोबिक डाइजेशन चल रहा है। यहां क्या है? ये जो फ्लॉक है इसका सेटलमेंट हो गया, ठीक है। कुछ टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए। ये देखो, प्राइमरी इफ्लुएंट कहां से बनेगा? फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट से। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, यस और नो? सेकेंडरी इफ्लुएंट कहां से होगा? फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें कोई भी वो नहीं है, नो डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट। सारा का सारा डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट हमने यूज कर लिया है, यस और नो? प्राइमरी स्लज क्या होगा? आफ्टर सेडिमेंटेशन। किसमें? इन प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, यस। इसमें मेरे पास क्या होगा? अनडिसॉल्व स्मॉल साइज वेस्ट। छोटे साइज का वेस्ट है मेरे पास अनडिसॉल्व, जैसे कि मिट्टी हो गई, ये सारा सॉइल, ग्रिट, पैबल, ये सब, यस, पैबल, ये सब। तीसरा हमारे पास है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है बेटा? ये वो स्लज होता है, स्लज विच फॉर्म इन सेटलिंग टैंक। कब बनेगा? बाय सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉक, सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉक्स। फ्लॉक्स की सेडिमेंटेशन से बना है। अब फ्लॉक क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक क्या होता है? इट इज मैश। मैश का मतलब होता है ऐसा, देखो ये फंजाई के हाइफे, इसके बीच में ये बैक्टीरिया फंस गए। मैश लाइक स्ट्रक्चर जो किससे बना है? आफ्टर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई की ग्रोथ से बना है। इसको अपने क्या बोल देते हैं? फ्लॉक बोल देते हैं। ग्रोथ से बना है, किसकी? बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ से बना है। इसको अपने ने क्या बोल दिया? फ्लॉक बोल दिया। मैश लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई से बना है। क्लियर है? इसको अपने ने क्या नाम दे दिया? सर इसको अपने ने नाम दे दिया फ्लॉक। क्लियर है? जो बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ से बना है, इसको अपने ने नाम दे दिया फ्लॉक। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। फ्लॉक जो होता है बेटा, फ्लॉक जो होता है, ध्यान देंगे, फ्लॉक मैश लाइक स्ट्रक्चर है आफ्टर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। फ्लॉक जो होता है ये बनता कैसे है? आफ्टर कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक। क्या करना है बेटा हमने? ऑर्गेनिक वेस्ट की कंजम्पशन से बनता है।
क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना, हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म हो गया है? मान लो मैं 3 दिन से एरेशन टैंक में पानी को घुमा रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि सारे का सारा जो डिसॉल्व वेस्ट है वो यूज हो गया, खत्म हो गया? उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं। हमारे पास क्या होता है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया क्या खर्च करते हैं, ऑक्सीजन खर्च करते हैं पानी की, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर गिरता चला जाता है। एक टाइम के बाद वो लेवल घट नहीं रहा है, एक टाइम के बाद क्या वो लेवल घट नहीं रहा है, तो हमें यह समझ में आ जाता है कि हाँ भाई अब ये लेवल घट नहीं रहा है, इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब हम ये बात समझ गए कि यार अब लेवल घट नहीं रहा है, इसका मतलब अब वेस्ट डिसॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड हमारे पास एक टर्म है जिसे हम कहते हैं बीओडी। क्या होता है बीओडी? की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को अपने बीओडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीओडी कहते हैं। बीओडी का मतलब होता है, मेरी बात सुनना, बीओडी का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू कंज्यूम या ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्लीटली, पूरी तरीके से, इन 1 लीटर वाटर। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनना ध्यान से, मतलब क्या हुआ कि मेरे पास, ध्यान सुनना, मेरे पास इसमें ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, मैंने ये तालाब था, ये पॉन्ड था, मान लो ये पॉन्ड है, वाटर बॉडी है, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है। क्या है बेटा? ऑर्गेनिक वेस्ट है। वेस्ट समझ में आता है, एक्सक्रीटा हो सकता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। मैंने 1 लीटर पानी लिया, मैंने क्या लिया? 1 लीटर पानी यहां से ले लिया, इस पॉन्ड से मैंने 1 लीटर पानी लिया, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट पूरा डाइजेस्ट हो गया, तो जितनी ऑक्सीजन इसको देनी पड़ी, जितनी ऑक्सीजन इसने यूज करी पानी में से, वो बीओडी होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ज्यादा, मोर इज ऑर्गेनिक वेस्ट, जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, समझो, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, मोर ऑक्सीजन रिक्वायर, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी। इसका मतलब उतना ज्यादा बीओडी होगा, उतनी ज्यादा डिमांड होगी ऑक्सीजन की। इसका मतलब बीओडी जो है अगर हाई है, इसका मीनिंग है पोल्यूशन हाई है। क्या है? पोल्यूशन हाई है, किसमें? वाटर में। तो इसका मतलब आपको समझना है व्हाट इज बीओडी। मेरी बात सुन ध्यान से, बीओडी क्या होती है बेटा? बीओडी एक तरह की डिमांड होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको भूख है 2 रोटी की, तो आपके पेट की डिमांड कितनी? 2 रोटी। यस, खा लोगे तो पेट भर जाएगा, तो जितनी ज्यादा भूख होगी उतनी ज्यादा रोटियां लगेंगी। ऐसे ही क्या है, पानी के अंदर वेस्ट है जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा, उसको अपने क्या नाम दे देते हैं? बीओडी दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं उसको? अपने बीओडी दे देते हैं। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी? बीओडी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सोचो, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मतलब वेस्ट होगा, उतनी ज्यादा मेरे पास बीओडी होगी और उतना ज्यादा पोल्यूशन है। यस, तो 1 लीटर पानी के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे बीओडी कहते हैं। क्लियर है? तो जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी। अब आप सोचो ध्यान से, एरेशन टैंक से हम पानी को कब भेजते हैं सेटलिंग टैंक में? जब ऑक्सीजन का लेवल चेंज होना बंद हो जाए। ऐसा कब होगा? जब सारा वेस्ट कंज्यूम हो जाएगा। तो नोट में लिख देता हूं कि फ्रॉम एरेशन टैंक टू सेटलिंग टैंक, इफ्लुएंट कब भेजते हैं? सेंट व्हेन ऑल वेस्ट क्या हो जाए? यूज्ड अप हो जाए। क्या हो जाए? यूज्ड अप हो जाए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देख लो, आपको मैं मेन पॉइंट्स बता देता हूं जो एनसीईआरटी में है।
वेस्ट वाटर जनरेट होता है डेली, बहुत ज्यादा। इस वेस्ट वाटर को कहते हैं सीवेज। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है और हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज बनता है शहर में डेली। सीवेज को हम किस में ट्रीट करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, बिफोर उसको मैं रिवर में छोड़ूं। यस, ठीक है। ट्रीटमेंट किससे करते हैं? हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब से। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप है। फिजिकल रिमूवल, कैसे? लार्ज और स्मॉल पार्टिकल को कैसे करते हैं? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं। यस, देखो लिखा हुआ ना सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और फिर छोटी चीजें कैसे रिमूव करते हैं? सेडिमेंटेशन से। उसके बाद जो नीचे बचता है सेडिमेंटेशन के साथ, उसको कहते हैं प्राइमरी स्लज। यहां पर सुपरनेटेंट का क्या मतलब है बेटा? सुपरनेटेंट का मतलब है वो लिक्विड जो बाहर जाएगा, जिसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। यस यस, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें हमारे पास विगरस ग्रोथ होती है यूजफुल माइक्रोब्स की। विगरस ग्रोथ होती है यूजफुल माइक्रोब्स की इनटू फ्लॉक, ठीक है। वाइल ग्रोइंग द माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है बेटा? रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। तो बीओडी क्या है बेटा? बीओडी क्या है? वो देख लो बीओडी क्या है। बीओडी क्या लिख रहा है? इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए अगर सारा ऑर्गेनिक मैटर यूज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा 1 लीटर पानी में। बीओडी टेस्ट से हमें पता चलता है कि किस रेट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले रहा है। तो जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन है। देखो ये लिखा हुआ है, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, मतलब जब डिमांड घट जाती है और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अब सीवेज को कहां भेज देते हैं? कहां भेज देते हैं? सेटलिंग टैंक में। और वहां पर क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज बनता है और उस एक्टिवेटेड स्लज को पंप करते हैं किसमें? इसमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, और थोड़ा सा पार्ट भेजते हैं एरिएशन टैंक में। क्लियर है? ये देखो, और ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया एनारोबिक में मेरे पास बायोगैस बनती है और वो एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या बनती है? हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुम्हारे सामने सारा है, ठीक है। अब हम उसको भेज सकते हैं किसमें? उसमें। अब देखो, आप देख रहे हो कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जगह काम कर सके। ये लिख रहा, मतलब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ना, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसकी जगह काम कर सके। अब यहां पर मुझे आपको एक टॉपिक बताना है जिसे हम कह रहे हैं गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान। ये एक ही बात है, यमुना एक्शन प्लान। ये है क्या? थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। हमारे पास एक प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण की प्रॉब्लम है। वो है ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर वेस्ट फॉर्म बन रहा है, वेस्ट सीवेज फॉर्म हो रहा है, और वो अनट्रीटेड, बिना ट्रीटेड किए हुए रिलीज हो रहा है किसमें? रिलीज इनटू रिवर। रिवर में भी बिना ट्रीट करे वो जा भी रहा है। मतलब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हुआ एग्जैक्टली, गड़बड़ कहां से हुई। आपके पास ये ड्रेन है, ड्रेन समझ में आता है? नाला है, देख ये नाला है, ऐसे ये ड्रेन है, ठीक है। और ये मेरे पास रिवर है, ये मेरे पास क्या है? रिवर है। मेरी बात समझ में आ रही? ये रिवर है। तो ड्रेन जो होती है ना, नाला जो होता है, वो रिवर में जाकर ऐसे गिरता है। हमने सोचा था कि जितने भी घर हैं ये यहां से पानी यहां भेज रहे हैं, ऐसे ये घर से, होम से पानी यहां भेज रहे हैं, और यहां पर हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था। यहां पर हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था। तो घर से जो पानी है, यहां से पानी यहां आया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किया, फिर रिवर में डाल दिया। लेकिन इतने ज्यादा घर हो गए हैं, कुछ घर तो डायरेक्टली यहां पर डाल रहे हैं अपना सीवेज, जो बिना ट्रीट हुए रिवर में जा रहा है। तो गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान क्या कहता है कि हमें लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रिक्वायर हैं, सो दैट अनट्रीटेड वेस्ट वाटर नॉट रिलीज इनटू रिवर।
तो रिवर्स को साफ रखना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या हुआ था बेटा, पहले जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए वो शहर के बाहर बनाए, पहले घर यहां थे, वो अपना सीवेज यहां डालते थे, फिर ये साफ होके यहां जाता था। लेकिन घर इतने हो गए हैं कि अब वो डायरेक्टली उस ड्रेन में डाल रहे हैं और वहां से रिवर में जा रहा है अनट्रीटेड। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, यही गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान है। समझ में आ रहा है? बताओ। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर हो गया गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा बायोगैस प्लांट, एक सेकंड टॉपिक है आज का, और ये आपने पढ़ा भी हुआ है, मतलब बायोगैस प्लांट जो है ये आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बायोगैस किसे कहते हैं। तो बायोगैस क्या सिंगल गैस होती है या काफी सारी गैस को मिला के बायोगैस कहते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, बायोगैस का मतलब होता है, अगर मैं बायोगैस की बात करूं, बायोगैस की बात करूं, ठीक है, तो ये एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। ये मिक्सचर होता है गैसेस का, पर उसमें मेन गैस प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेन गैस उसमें क्या होती है, इज मीथेन। तो मेन गैस इसमें मीथेन होती है और ये मिक्सचर होता है गैसेस का। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, इसका मिक्सचर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। अब मैं आपसे एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि यार ये टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। अब आपको यह समझना है कि कौन सी गैस बनती है, मीथेन बनेगी या कौन सी गैस बनेगी, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला कि कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है, दूसरा रॉ मटेरियल क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूं, गैस कौन सी बनती है ये दो बातों पे डिपेंड करता है, मतलब ये दो बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि बायोगैस बनती कैसे है। इट फॉर्म बाय एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसमें सेलुलोज है, उसके एनएरोबिक डाइजेशन से मेरे पास बायोगैस बनती है। क्या बनती है, बायोगैस बनती है, एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल, सेलुलोजिक मटेरियल के एनएरोबिक डाइजेशन से बनती है। अब आपकी एनसीईआरटी कहती है यार कि जो गैस है वो किस बात पे डिपेंड करती है। ए, टाइप ऑफ माइक्रोब, मैं कौन सा माइक्रोब यूज कर रहा हूं, यस, और बी, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे आपने पढ़ा था बेटा, आपने पढ़ा था, ध्यान से सुनो, आपने पढ़ा था कि अगर मैं ईस्ट यूज करूं और मैं क्या यूज करूं बेटा, ईस्ट के साथ मैं क्या यूज करूं, ईस्ट तो यूज करूं ही करूं, उसके साथ मैं क्या यूज करूं, ईस्ट के साथ मैं जो अगली चीज यूज करूंगा बेटा, जो अगली चीज यूज करूंगा, मैं रॉ मटेरियल में डॉ ले लेता हूं। डॉ समझ में आता, आटा, मैं DOUGH डॉ ले लेता हूं, आटा ले लेता हूं। तो मेरे पास वहां पर एनाएरोबिक कंडीशन में या तो इथेनॉल बनती है, ये तो प्रोडक्ट हो गया, पर गैस कौन सी बनती है सर, CO2 बनती है। ऐसे ही अगर मैं सेलुलोजिक मटेरियल यूज करूं, सेलुलोजिक मटेरियल जो गोबर होता है बेसिकली, है ना, जो क्या होता है, एक्सक्रीटा होता है, किसका, एक्सक्रीटा ऑफ काऊ और बफेलो होता है, जिसको गोबर कह रहे हैं, उसको बेटा, उसके साथ अगर मैं मिथेनोजन डाल दूं, मिथेनोजन का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन बनाएगा, तब हमारे पास मीथेन प्लस क्या बनती है, H2 प्लस CO2, जिसमें मेन अमाउंट किसका होता है, मीथेन का। तो आपकी एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है, देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को कई बार डाउट भी होता है, यार बायोगैस प्लांट में क्या हम ह्यूमन एक्सक्रीटा डाल सकते हैं? नहीं, ह्यूमन एक्सक्रीटा में मीथेन बनने के चांसेस कम है, क्योंकि ह्यूमन कोई ऐसा खाना नहीं खाते जिसमें सेलुलोज ज्यादा हो। गाय भैंस घास खाती हैं जिसमें सेलुलोज ज्यादा होता है, अनडाइजेस्टेड कार्बन का सेलुलोज ज्यादा होता है, और जब उसका एनाएरोबिक ब्रेकडाउन होता है तो मीथेन बनता है। और मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजन। तो यहां पर आपको मिथेनोजन लगेंगे, जिनकी लोकेशन क्या होती है, पहली होती है स्टमक का वो पार्ट जिसे हम र्यूमन कहते हैं, र्यूमन ऑफ कैटल, यस और नो। उसके अलावा आप देखो एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी था कि नहीं था।
और जहां पर बेटा हमारे पास मार्शी एरिया होता है, यहां पर मिलते हैं। ये कहां मिलते हैं? मार्शी एरिया पे मिलते हैं। और आपको मैं बता देता हूं बेटा, मिथेनोजन एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो मीथेन बनाता है। यस, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो मीथेन बनाता है। उसका एक एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम है? मिथेनोबैक्टीरियम। सर मिथेनोजन और मिथेनोबैक्टीरियम में कोई फर्क है? हाँ फर्क है। मिथेनोजन एक ग्रुप है जिसमें कई तरह के बैक्टीरिया आते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम उसका एग्जाम्पल है। मिथेनोजन कहां मिलते हैं? आपके पास याद रखें, आपके स्टमक में पाइलोरिक, फंडस, बॉडी ये पार्ट होते हैं। ऐसे ही जो एनिमल वो खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनके स्टमक में एक पार्ट होता है रूमन, रूमन, इसलिए उन्हें रूमिनेंट भी कहते हैं। तो रूमन वाले पार्ट में मेरे पास वो बैक्टीरिया मिलते हैं। और गैस कौन कौन सी बनाते हैं बैक्टीरिया? मीथेन बनाते हैं, H2 बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। अगर आप याद करो, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर वो H2S बनाता है। तो जो गोबर गैस है, गोबर गैस जिसे बायोगैस कहते हैं, उसमें मीथेन होता है पर उसमें H2S नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस ऑफ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर और बायोगैस, उसमें फर्क होता है। एनारोबिक में ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज होता है, तो इसीलिए वहां जो गैस बनती है H2S है। यहां पर मेरे पास H2 बन रही है और साथ में CO2 बन रही है। क्लियर है? सही है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट की। ध्यान से सुने बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट में एक टैंक होता है इस तरीके से। ध्यान से देख बेटा, इस तरीके से एक टैंक होता है हमारे पास, ऐसा एक टैंक होता है। अब ये जो टैंक होता है ना, इसकी हाइट होती है 10 से 15 फीट। ये मिट्टी के अंदर ऐसे डाला जाता है। मिट्टी के अंदर इसको क्यों डालते हैं? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन आएगी नहीं, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। तो मेरे पास इस तरीके से टैंक होता है जिसमें हम इस तरीके से स्लरी डालते हैं। स्लरी समझ में आता है? मतलब हम गोबर और पानी मिक्स करके इस तरीके से स्लरी डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं? स्लरी। स्लरी का मतलब होता है हम यहां पर गोबर प्लस वाटर, गोबर में ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है वो डाल देते हैं। क्लियर है? अब यहां पर एनारोबिक डाइजेशन चलता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है उसको अपने यहां से निकाल लेते हैं। अनडाइजेस्टेड वेस्ट का मतलब होता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको अपने यूज करते हैं एज अ मैन्योर की तरह से। कैसे यूज करते हैं? मैन्योर की तरह से, ऐसे। और यहां पर एक फ्लोटिंग चैम्बर होता है ऊपर। यहां पर इस तरीके से क्या है बेटा? ये फ्लोटिंग चैम्बर है। फ्लोटिंग चैम्बर क्यों है? इससे गैस का प्रेशर पता चलता है। जो गैस बनती है ना ऐसे, वो गैस यहां इकट्ठी होती जाती है और यहां से आप बायोगैस निकाल पाते हो, बायोगैस निकाल पाते हो यहां से। क्लियर है? तो एक टैंक होता है 10 से 15 फीट गहरा, और वो बेटा हम क्या करते हैं, कम्युनिटी का, जनरली बायोगैस प्लांट जो होता है कम्युनिटी का 4-5 घर का बनाते हैं। तो टैंक कितना होता है बेटा? 10 से 15 फीट का होता है। यस और नो? यस। गैस होल्डर होता है जो क्या करता है? जो एक्यूमुलेट करता है गैस को इकट्ठा कर लेता है। यस। स्लरी किसकी बनी है? गोबर प्लस वाटर की। गोबर प्लस वाटर की हमारे पास क्या बन गई है? स्लरी बन गई है। बैक्टीरिया कौन सा लिया है हमने? मिथेनोजन लिया है। मिथेनोजन क्या करता है? मिथेनोजन जो मेरे पास सेलुलोजिक मटेरियल है उससे मेरे पास क्या बना देता है? मीथेन बना देता है, जो मेन गैस है। पर मीथेन के अलावा वो CO2 और H2 भी बनाता है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब बायोगैस प्लांट किसने डेवलप किया था? इसका यूज क्या होता है? एक तो यूज करते हैं इसको कुकिंग में, खाना बनाने में, और गांव में लाइटनिंग के लिए, रोशनी करने के लिए। और बायोगैस प्लांट जो है इसकी डेवलपमेंट किसने करी है बता देते हैं बेटा। बायोगैस प्लांट डेवलप बाई, देख लो ध्यान से, डेवलप बाई KVIC, खादी विज्ञान, खादी विलेज है बेटा, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ IARI क्या है बेटा? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारे पास है। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारे पास है। तो इन्होंने हमारे पास डेवलप करी है क्या? बायोगैस प्लांट को इन्होंने डेवलप किया है। क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नीट में GEAC की फुल फॉर्म आई थी,
जीएसी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बायोटेक में दे रखी है। तो आप आईसीबीएन की आ सकती है, आईसीजेडएन की आ सकती है, ऐसे इनकी फुल फॉर्म आ सकती है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मिलकर बायोगैस प्लांट डेवलप किया है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा, यहां दे भी रखा है, क्लियर है, यहां दे भी रखा है कि केवीआईसी येरा, ठीक है, आईएआरआई येरा इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। कैटल डंग लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है गांव में, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। स्लरी को डालते हैं, ये इसका गैस होल्डर हो गया, आप देख पा रहे हो, यस, क्लियर है। और आप देख सकते हो बेटा इसमें और भी चीजें हैं, आप, है ना, कि कौन कौन सी गैस बनती है, वो र्यूमन है, देख लो, सेलुलोज मटेरियल चाहिए, यस, क्लियर है। कंक्रीट टैंक है 10 से 15 फीट का। तो ये वो चीजें हैं जो आप आसानी से पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास बेटा, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको मुझे पढ़ाना है, वो ये है, देखो, एक है बायो कंट्रोल एजेंट, इसके बारे में, और बायो फर्टिलाइजर, ये दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगा। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं खास तरह की फार्मिंग की बात करूंगा जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ध्यान से सुनो। एक तो मेरे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है। देखो हम क्या करते हैं बेटा, जो क्रॉप यूज करते हैं, वो 3 तरह की होती है, 3 टाइप की हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। एक आपको पता है हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड पता है, हाइब्रिड मतलब जो हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, हाइब्रिड वैरायटी। दूसरा हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी यूज करते हैं, मतलब जीई क्रॉप यूज करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप यूज करते हैं। उसके अलावा देसी और ट्रेडिशनल वैरायटी यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 3 तरह की क्रॉप हमारे पास यूज की जाती है। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है बेटा? एक खास तरह का एग्रीकल्चर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें किसी भी तरीके का केमिकल, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा केमिकल जो यूज हो एग्रीकल्चर में, उसे कहते हैं एग्रोकेमिकल। तो इसमें क्या करते हैं? नॉट यूज एनी टाइप ऑफ एग्रोकेमिकल, किसी भी प्रकार का एग्रोकेमिकल यहां यूज नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार का एग्रोकेमिकल यहां यूज नहीं करते, कोई भी प्रकार का एग्रोकेमिकल यहां यूज नहीं करते। किसमें यूज नहीं करते बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करते किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक, किसी भी प्रकार का केमिकल नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर है कि नहीं? बताओ। तो किसी भी तरीके का हमारे पास किसी भी तरीके का केमिकल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करते, ठीक है। तो हम यहां पर क्या यूज करते हैं? पहला, यहां पर यूज करते हैं ट्रेडिशनल और देसी वैरायटी। यस, क्या यूज करते हैं? देसी वैरायटी यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे वहां पर मेन्योर डालने हैं, फर्टिलाइजर डालने, तो वहां पर मैं डालता हूं बेसिकली मेन्योर, या हम डाल देते हैं बायो फर्टिलाइजर। क्या डाल देते हैं? बायो फर्टिलाइजर डाल देते हैं, सही है। और अगर मुझे केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालने, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालने इसमें, इसकी जगह मुझे यूज करने होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो मैं कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं यूज कर रहा हूं, एक तो देसी वैरायटी यूज करूंगा प्लांट में, बायो फर्टिलाइजर यूज करूंगा, और केमिकल पेस्टिसाइड की जगह बायो कंट्रोल एजेंट यूज करूंगा। अब ये क्या होते हैं? देखो, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ प्रीडेटर या एज अ पैरासाइट काम करके उसकी ग्रोथ रोकते हैं। अगर किसी प्लांट पे ध्यान दो बेटा, अगर किसी प्लांट पर ये वाला इंसेक्ट है जो उस प्लांट को खा रहा है, ये वाला इंसेक्ट है जो इस प्लांट को खा रहा है, तो मैंने क्या किया, एक दूसरा इंसेक्ट जो इस प्लांट को, इस इंसेक्ट को खा सके, इसको यूज किया एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो क्या है? ये कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया हो सकता है जो इस हार्मफुल इंसेक्ट को खा रहा है। क्लियर है? खा रहा है। तो क्या क्या प्रिंसिपल है बायो कंट्रोल एजेंट के? ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह समझ में आना पड़ेगा कि यह बायो कंट्रोल एजेंट एक इंसेक्ट है जो इस इंसेक्ट को खाता है, जो आपकी क्रॉप खाता है। तो इसे प्रिडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिडेशन।
या हो सकता है कि आपके पास कोई वायरस हो जो इसको अटैक करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पैरासिटिज्म। यस। तो बायो कंट्रोल एजेंट हमेशा याद रखो, ये कोई ऑर्गेन माइक्रोब है या किसी तरीके का कोई भी ऐसा एजेंट है लिविंग जो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है किसको? आपके केमिकल, आपके पेस्ट को। पेस्ट मतलब हार्मफुल इंसेक्ट को। यस। तो अगर आपसे कोई कहे कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, ध्यान से सुने। बायो कंट्रोल एजेंट एनी माइक्रोब और इंसेक्ट विच कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। हार्मफुल इंसेक्ट किस तरीके से यह किया जाता है, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट कैसे काम करते हैं? बेस्ड ऑन नेचुरल प्रीडेशन, मतलब वो उसका प्रीडेटर है हार्मफुल इंसेक्ट का, और पैरासिटिज्म बोल सकते हैं। इन दो चीजों पर निर्भर होता है। ठीक है, क्योंकि आप ये समझो हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं किसके? एग्रोकेमिकल के। एग्रोकेमिकल समझ में आता है, जैसे कि केमिकल पेस्टिसाइड है, हम डीडीटी वगैरह यूज करते थे। क्या हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं? बताओ बेटा, क्या हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं? पहला आपने सुना था बायोमैग्निफिकेशन, यस और नो? बायोमैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन में बढ़ता जाता है। दूसरा, पोल्यूशन करता है किसको? सॉइल को, पोल्यूशन ऑफ सॉइल करता है। तीसरा, किल करता है, किल बेनिफिशियल इंसेक्ट। किसको किल करता है बेटा? बेनिफिशियल इंसेक्ट को वो क्या कर देता है? किल कर देता है। कुछ ऐसे इंसेक्ट को भी मार देता है जो आपके काम के हैं। तो हार्मफुल इंपैक्ट है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स के, ये हार्मफुल इंपैक्ट है। और हमें क्या यूज करना है बेटा? हमें बायो कंट्रोल एजेंट यूज करने हैं जो मारते नहीं है। मेरी बात सुनना ध्यान से। बायो कंट्रोल एजेंट के कुछ बेसिक फीचर हैं। बेसिक फीचर है। सबसे पहला फीचर देखो, मेरी बात सुनो। मान लो ये मेरे पास एक प्लांट है, यस सर, ये वो इंसेक्ट है जो इसको खा रहा है। आपने ये दूसरा इंसेक्ट यूज किया है जो इसको खाता है। मैं आपसे पूछूं, क्या ये इंसेक्ट 100% खा जाएगा इनको? नहीं। तो ये किस पर बेस्ड है? सबसे पहले ये बेस्ड है किस पर? बेस्ड ऑन नेचुरल प्रीडेशन। बेस्ड है किस पर? नेचुरल प्रीडेशन पर। दूसरा यहां पर ये जो हार्मफुल पेस्ट है इसको 100% नहीं मारते, पूरी तरीके से नहीं मारते। तो हम यहां पर लिखते हैं कि कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ हार्मफुल पेस्ट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, उसको कंप्लीटली नहीं मारते। नॉट डिजायरेबल भी नहीं, हम ऐसा चाहते भी नहीं है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हार्मफुल पेस्ट को पूरी तरीके से मार दे या हटा दे। हम ऐसा नहीं चाहते। हम ऐसा नहीं चाहते कि हार्मफुल पेस्ट को 100% पूरी तरीके से मार दे या हटा दे। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल पेस्ट भी तो पार्ट ऑफ फूड चेन है। पार्ट ऑफ फूड चेन है, यस और नो? एनसीईआरटी कहती है, क्योंकि बायो कंट्रोल एजेंट कौन यूज करता है? ऑर्गेनिक फार्मर। तो बायो कंट्रोल एजेंट यूज बाई ऑर्गेनिक फार्मर। और उसका यह बिलीव है, उसका एक सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि बायोडायवर्सिटी फर्दर हेल्थ का मतलब होता है कि वो आगे हेल्प करेगी किसमें? इकोसिस्टम में। मतलब जितनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी हेल्प करेगी। तो पूरी तरीके से किसी हार्मफुल पेस्ट को मारना नहीं है, उसका नंबर मैनेजेबल रखना है। मतलब हम क्या करेंगे? बाई चेक और बैलेंस, मतलब एक तरह का बैलेंस बनाएंगे। बाई चेक एंड बैलेंस। चेक और बैलेंस क्या होता है? किसी तरीके से नंबर बैलेंस हार्मफुल इंसेक्ट का जो नंबर उसको रखते हैं केप्ट एट मैनेजेबल लेवल। उसको रखा जाता है मैनेजेबल लेवल पे। तो हम ये बोल रहे हैं बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि बाई चेक एंड बैलेंस हार्मफुल इंसेक्ट का नंबर हम मैनेजेबल देख लो ध्यान से बेटा, मैनेजेबल लेवल पर रखते हैं। किस लेवल पर रखते हैं? मैनेजेबल लेवल पर रखते हैं। यहां तक कोई डाउट है?
तो बाई चेक एंड बैलेंस हार्मफुल इंसेक्ट का हम जो नंबर है उसको हम किस पे रखते हैं, मैनेजेबल लेवल पर रखते हैं। ये हमने आपको यहां पर बता दिया। क्लियर है। और इसके लिए बेटा आप नेचुरल प्रीडेटर वगैरह यूज कर सकते हो। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मर यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट बेस्ड ऑन प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। किसी हार्मफुल इंसेक्ट को पूरी तरह से नहीं मारना, उसका नंबर कम रखना है। यह बिलीव करता है ऑर्गेनिक फार्मर कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, हेल्प मिलेगी, और मुझे पता होनी चाहिए उसके बारे में सारा, किस इंसेक्ट को कौन सा इंसेक्ट काट के मार सकता है, जो भी चीजें हैं। ठीक है। अब आपके सिलेबस में किस तरह के बायो कंट्रोल एजेंट है? सबसे पहले है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड कंट्रोल एफिड्स। किसको कंट्रोल करता है? एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाई वो किल करता है मॉस्किटो को। किसको किल करता है? मॉस्किटो को। अब एक बैसिलस बैक्टीरिया होता है जो बायोटेक में पढ़ते हो, बैसिलस थुरिएनजेनेसिस। अब ये बैक्टीरिया देखो, मान लो ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की हमारे पास ये स्पोर स्टेज आती है। क्या है बेटा? ये स्पोर स्टेज है। इस स्पोर स्टेज के पैकेट्स आते हैं। क्या आते हैं? पैकेट, शैशे बोलते हैं ना, शैशेट्स, पैकेट्स आते हैं। उस पैकेट में क्या होते हैं बेटा? स्पोर होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? स्पोर स्टेज। यस, इसमें क्या है? इसमें बैक्टीरिया के स्पोर हैं। बैक्टीरिया के क्या है? स्पोर है। यस। तो लेडी बर्ड नाम का इंसेक्ट है जो एफिड्स को मारता है। ड्रैगन फ्लाई मारता है मॉस्किटो को, और बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिएनजेनेसिस। यह बैक्टीरिया की स्पोर स्टेज है। इस बैक्टीरिया स्पोर को मिक्स करते हैं पानी के साथ, मिक्स विद वाटर, और स्प्रे करते हैं किस पे? स्प्रे करते हैं प्लांट्स पर। प्लांट्स पर क्या करते हैं? इनको स्प्रे कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको स्प्रे कर देते हैं किस पर? प्लांट्स पर बिखेर देते हैं। तो जब हमने इनको प्लांट्स पर बिखेर दिया, किस प्लांट्स पे डालते हैं बेटा? ब्रासिका। ब्रासिका समझ में आता है? ब्रासिका एंड फ्रूट प्लांट, सरसों या फ्रूट के प्लांट्स पर इनको स्प्रे कर देते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा? ये स्पोर, ये जो स्पोर हैं, ये किल करते हैं लार्वा। कौन सा लार्वा? कैटरपिलर। कैटरपिलर लार्वा किसका? ऑफ, मान लो हम लिख सकते हैं इसका, मतलब जो आपके पास ये बटरफ्लाई वगैरह का, और उसके जैसे इंसेक्ट का। बटरफ्लाई और सिमिलर इंसेक्ट का, उसके जैसे इंसेक्ट के कैटरपिलर लार्वा को मारता है। कैसे? कि ये जो स्पोर है, स्पोर डैमेज कर सकता है गट ऑफ लार्वा। मेरी बात समझ में आई? रिपीट कर देता हूं। मेरी बात समझ में आई? मैं रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपके पास एक बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम है बैसिलस थुरिएनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। इन स्पोर को पैकेट में रखते हैं। पैकेट आता है मार्केट से, पानी में घोलो और उसको स्प्रे कर दो। किस पे? ब्रासिका और फ्रूट प्लांट्स पे। उससे क्या होता है? वो स्पोर क्या होते हैं, जब किसी कैटरपिलर लार्वा में जाते हैं, मॉथ के, और या आपके पास ये जो हमारे पास प्रेजेंट है बटरफ्लाई, इसके लार्वा के अंदर जाकर उसे मार देते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट को नहीं मारते, हार्मलेस इंसेक्ट को नहीं मारते, हार्मफुल इंसेक्ट को मार देते हैं। क्लियर है? ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ये आ रहा है, देखो ये ऐसे पैकेट्स आते हैं इसके। यस। और ये मेरे पास बेटा देख रहे हो, ये मेरे पास ये है वो, ये देख रहे हो, ये एफिड्स को खा रहा है। ये देख रहे हो, इसको खा रहा है, ये एफिड्स को खा रहा है। और ये ड्रैगन फ्लाई है, दिस इज ड्रैगन फ्लाई से, ये एफिड्स हैं, देख लो। ठीक है। हमने क्या लिखा था? लेडी बर्ड। हमने लिखा था लेडी बर्ड। ये लेडी बर्ड है, ये एफिड्स को खा रहा है। ये ड्रैगन फ्लाई है, मॉस्किटो को खाता है। और ये पैकेट्स आते हैं ऐसे, बैसिलस थुरिएनजेनेसिस के पैकेट्स आते हैं। उसके अलावा क्या है बेटा? ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस होता है। ये फंगस होता है, और ये प्रेजेंट होता है किसमें? प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम। रूट इकोसिस्टम में होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। हार्मफुल इंसेक्ट की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। यस। इसके अलावा एक वायरस भी होता है, उसका नाम होता है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस क्या है बेटा? इसका जो जीनस है, न्यूक्लियो पोली
हेड्रो नाम का जीनस है। तो जो बैक्यूलो वायरस है जिसका जीनस हमारे पास न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो नाम का है, ये जो जीनस है हमारे पास, ये जो जीनस है बैक्यूलो वायरस का जो जीनस है जिसको अपने कह रहे हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो, ये किल कर सकता है, कैन किल सम स्पेसिफिक इंसेक्ट, सम स्पेसिफिक इंसेक्ट, और ये हार्म नहीं पहुंचाता, नॉट हार्म किसको, फिश को, मैमल्स को, बर्ड्स को। ये वायरस जो है बेटा मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर इंसेक्ट को। तो जब कोई चीज किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को हार्म पहुंचाती है उसको कहते हैं नैरो, नैरो मतलब पतला, स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, मतलब ऐसा इंसेक्टिसाइड जो कम इंसेक्ट को मारता है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, बैक्यूलो वायरस एकदम टारगेट करके कुछ खास इंसेक्ट के लिए होता है, वो ह्यूमन को नुकसान नहीं करेगा, ना वो मैमल्स को, बर्ड्स को, फिश को, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट जो कम को, टारगेट को नुकसान पहुंचाता है उसे कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये टेबल बनानी है, आप मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखो ये ट्राइकोडर्मा के लिए दे रखा है, ये ट्राइकोडर्मा, इसमें इंफेक्शन है ना, यहां इंफेक्शन नहीं है, तो देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ हुई है। यस, ये ट्राइकोडर्मा के साथ है, ये विदाउट ट्राइकोडर्मा है, तो यहां इंसेक्ट ने ग्रोथ नहीं करने दी, यहां इंसेक्ट नहीं था, ट्राइकोडर्मा की वजह से यहां ग्रोथ हो गई है। तो आपको एक टेबल बनानी है। टेबल किसके किसके साथ नहीं बनानी है? सबसे पहले आपने बनानी है क्या बेटा? लेडी बर्ड। लेडी बर्ड बायो कंट्रोल एजेंट है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई, उसके बाद बैसिलस, बैसिलस थुरियनजेनेसिस। ये टेबल याद करनी है आपने, खुद से बना लो। तीसरा, फोर्थ है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, और फिफ्थ है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस प्रोटेक्शन फ्रॉम, लेडी बर्ड में एफिड्स, इसमें मॉस्किटो, इसमें कैटरपिलर, लार्वा। ट्राइकोडर्मा बताओ भाई, ट्राइकोडर्मा बताओ जल्दी से, ट्राइकोडर्मा में क्या होना चाहिए? ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा इसमें क्या होना चाहिए? सोचो सोचो सोचो। तो ट्राइकोडर्मा में रूट बॉर्न पैथोजन, रूट में जो भी पैथोजन है, यस। और बैक्यूलो वायरस में बेटा नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है, ये किल करता है, किल स्पेसिफिक इंसेक्ट। यस, यस और नो? यस। तो ये आपको कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसे बैसिलस के कौन से स्पोर स्टेज काम करती है और क्या करते हैं बेटा, स्पोर स्टेज ऑन मस्टर्ड, ब्रासिका पे और फ्रूट प्लांट पे, ऐसे पॉइंट आपको याद करने हैं। टेबल बना लोगे खुद से, एनसीईआरटी यूज करो भाई टेबल बनाने के लिए, पढ़ो वहां से एक बार, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक टर्म है, इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है। इसे कहते हैं, आईपीएम की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। हम क्या यूज करते हैं बेटा, जैसे जो बैक्यूलो वायरस है, बैक्यूलो वायरस जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? नैरो मतलब पतला, स्पेक्ट्रम मतलब रीच। नैरो स्पेक्ट्रम है तो वो किल करता है स्पेसिफिक इंसेक्ट को। तो मेरे पास कुछ ऐसे एरिया होते हैं, मेरी बात सुनो, कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल लैंड या कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं, मतलब वहां पर बहुत सेंसिटिविटी होती है, कुछ भी गड़बड़ होगा तो वहां सेंसिटिविटी रहेगी। तो वो एरिया क्या है? इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। तो ये यूज होता है, यूज इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो आप ये समझ पा रहे हो कि यार इंटीग्रेटेड का मतलब है जुड़ा हुआ। मैं एक ऐसी अप्रोच में हार्मफुल इंसेक्ट को रोक रहा हूं, एक ऐसी अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर मैं ये देख रहा हूं कि अगर इस एरिया में कोई और बायो कंट्रोल एजेंट या केमिकल डालूंगा तो वहां बड़ा डैमेज हो जाएगा। ऐसे एरिया में हम बैक्यूलो वायरस यूज करते हैं। बैक्यूलो वायरस एक टारगेट पेस्ट को मारता है,
उससे उस एरिया में जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है वहां पेस्ट मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये यही बोल रहा है कि नो नेगेटिव इंपैक्ट है प्लांट्स, मैमल, बर्ड्स और फिश पे। ये कब डिजायरेबल होता है बैक्यूलोवायरस, जो जहां पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो बैक्यूलोवायरस वहां यूज किया जाता है जहां पर आपको एक स्पेसिफिक इंसेक्ट मारना है, क्योंकि और कोई मर गया ना तो वो सेंसिटिव एरिया है इकोलॉजिकली, वहां एकदम फूड चेन वगैरह खराब हो जाएगी। तो ऐसी जगह पर आपको इंटीग्रेटेड, मतलब दो तरह की अप्रोच चाहिए, पेस्ट मैनेजमेंट भी करनी है और टारगेट वाली भी करनी है। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब आपस में जुड़ी हुई। क्लियर है? यस 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 यस। अब हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर। अब मुझे बताओ ये दोनों कहां यूज होते हैं? यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यूज होते हैं कि नहीं होते? यूज होते हैं कि नहीं होते? यस सर होते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होते हैं। तो क्यों ना इनको देख लिया जाए कि क्या है एग्जैक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, हमारे पास बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? दे आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई विच कैन रिप्लेनिश का मतलब होता है वापसी ला पाना, रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी वापसी ला सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया? बायो फर्टिलाइजर का नाम दे दिया। तो बायो फर्टिलाइजर वो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल की फर्टिलिटी वापसी ला सकते हैं। उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? उन्हें हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया बेटा? उन्हें हमने नाम दिया बायो फर्टिलाइजर, जो सॉइल की फर्टिलिटी वापसी ला सकते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हम दो कैटेगरी के बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं। दो कैटेगरी के बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं। ए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? सर बैक्टीरिया करता है। और कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया करता है। यस और नो? यस और नो? दूसरा हमारे पास माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या है बेटा? फंगस है। क्या है? फंगस है विद हायर प्लांट्स। इन दो कैटेगरी की बात करते हैं। और ये बेसिकली क्या एब्जॉर्ब करते हैं? फॉस्फोरस। क्या एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं। कोई डाउट है यहां पर? आपने पढ़ा भी है लास्ट क्लासेस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि यार बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं उन पे बात कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? क्लियर है? आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हमने बात कर दी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। हमने क्या बात कर दी? नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ध्यान से सुना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या बनाना? क्या होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से? अमोनियम बनाना, NH4+ फॉर्म करना। और ये कौन करता है? बाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम। किसके अंदर? इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब हमने क्या किया? इनको दो कैटेगरी में मतलब डिवाइड कर लेते हैं। एक बैक्टीरिया, एक हमने लिख दिया बैक्टीरिया, दूसरा हमने क्या लिख दिया? साइनोबैक्टीरिया। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा हमने क्या लिख दिया? साइनोबैक्टीरिया लिख दिया। एक हमने लिख दिया बैक्टीरिया। क्लियर है बेटा? एक हमने लिख दिया बैक्टीरिया और दूसरा हमने लिख दिया साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? तो जो बैक्टीरिया हमारे पास है उसमें दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक पता आपको? सिम्बायोटिक एंटो फिक्सेशन वाले कौन है भाई? वो एक है राइजोबियम और दूसरा कौन सा है? सर फ्रैंकिया है। तो राइजोबियम कहां फिक्स करता है? फिक्स इन लेग्यूम्स में, मतलब
फैबेसियाई में, फ्रेंकिया फिक्स करता है एल्नस में, अलग प्लांट है एल्नस, नॉट लेग्यूम है, नॉन लेग्यूम है। तो ये हो गए मेरे पास नाइट्रोजन फिक्स करने वाले सिम्बायोटिक। दूसरे होते हैं हमारे पास फ्री लिविंग। सर सिम्बायोटिक नहीं पता बेटा, ये रूट में साथ रहते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, मतलब ये सॉइल में फिक्स करेंगे। मतलब मेरे पास ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट की रूट में प्रेजेंट है, तो वो कौन से हैं? सिम्बायोटिक है। लेकिन सॉइल में डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, वो कौन से हैं? वो फ्री लिविंग है। उसका एग्जांपल है बेटा एजोटोबैक्टर। क्या नाम है? अजोटोबैक्टर है और एजोस्पिरिलियम है। यस और नो? यस, ये नाम है। अब अपने बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। नाम याद है आपको? साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या था? सर ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनमें सिम्बायोटिक होते हैं? हां सर सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक कहां कहां होते हैं? याद कर बेटा, कोरेलोइड रूट किसमें? साइकस में। यस यस, लाइकन्स में होते हैं ये। यस, यहां तक समझ आ रहा है? तो ये सिम्बायोटिक होते हैं। इसमें कौन होता है बेटा? नॉस्टॉक होते हैं एंड एनाबीना होते हैं। उसके अलावा बेटा ये होते हैं किसमें? फर्न की लीफ में। फर्न होता है अजोला, लाइक अजोला, उसकी लीफ में, अजोला की लीफ में। तो साइकस की कोरोलॉइड रूट में, फर्न लाइक अजोला की लीफ में, ये सिम्बायोटिक वाले होते हैं। उसके अलावा मेरे पास और कौन से होते हैं? फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग में भी बेटा मेरे पास कौन से होते हैं? यही होते हैं, नॉस्टॉक और साइनो एनाबीना। यहां तक समझ में आ रहा है? एनाबीना, ऑसिलाटोरिया। ऑसिलाटोरिया राइस फील्ड में मिलता है। कहां मिलता है? राइस फील्ड में। राइस फील्ड में पानी भरा रहता है, वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, बायो फर्टिलाइजर वो माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन या फास्फोरस वापसी लाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया के नाम याद करने हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। ऐसे ही सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग के नाम याद करने। क्लियर है? यस। अब आ जाते हैं फास्फोरस की। किसकी बात करते हैं? माइकोरिजा की बात करते हैं। यस, माइकोरिजा की बात करते हैं। माइकोरिजा की। माइकोरिजा क्या होता है? याद है आपको? नहीं कुछ याद है किसी को? व्हाट इज माइकोरिजा? माइकोरिजा क्या होता है बेटा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको अपने नाम दे देते हैं माइकोरिजा। क्या नाम दे देते हैं? माइकोरिजा नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं? माइकोरिजा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट, उसको हम नाम दे देते हैं माइकोरिजा। मतलब रूट्स के साथ, ये देख बेटा, ये रूट्स हैं, इसके साथ ये फंजाई के धागे लगे हुए हैं। ये क्या है? फंजाई के धागे। तो फंजाई के हाइफे क्या क्या काम करते हैं? इनका रोल क्या है? पहला, मिनरल एब्जॉर्ब करवाते हैं। क्या एब्जॉर्ब करवाते हैं? मिनरल एब्जॉर्ब करवाते हैं। यस, और वो भी कौन सा? मेनली फास्फोरस। मेनली फास्फोरस। दूसरा, पानी का, सर पानी भी तो एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। दूसरा, प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉट। किससे बचाते हैं? सूखे से। और किससे बचाते हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी। प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी। किससे बचाते हैं बेटा? सैलिनिटी से बचाते हैं। ड्रॉट से बचाते हैं, सैलिनिटी से बचाते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? है ना? तो मिनरल एब्जॉर्ब होगा, प्रोटेक्ट करेगा ड्रॉट से, प्रोटेक्ट करेगा सैलिनिटी से। क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां तक समझ में आ रहा है? तो फंजाई के हाइफे हैं बेटा, फंजाई के हाइफे हैं जिनका रोल है कि मिनरल एब्जॉर्ब करता है मेनली फास्फोरस, प्रोटेक्ट करता है सूखे से, प्रोटेक्ट करता है सैलिनिटी से, और बेटा प्रोटेक्ट फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन। रूट में कोई अगर पैथोजन है ना, उससे भी ये बचाते हैं। तो ये रोल है किसका? फंजाई के हाइफे का।
माइकोरिजा है फंजाई के हाइफे, किसके साथ? रूट के साथ। कौन सा मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं? मेनली फास्फोरस। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये फंजाई किस जीनस की है? फंजाई बिलोंग टू जीनस, बताओ बेटा किस जीनस को बिलोंग करती है? देखो ये जीनस को बिलोंग करती है ग्लोमस। ग्लोमस जैसे हमारे पास जीनस है एस्परजिलस, जैसे जीनस है मेरे पास क्लेविसेप्स जीनस है। तो ग्लोमस जीनस जो है किसका? ऑफ फंजाई, वो मेनली फॉर्म करता है माइकोरिजा, मेनली फॉर्म माइकोरिजा। क्लियर है? तो अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, विच इज नॉट यूज बाय ऑर्गेनिक फार्मर, ए ट्राइकोडर्मा, अच्छा क्वेश्चन है, बी ग्लोमस, सी नोस्टॉक और डी मिथेनोबैक्टीरियम। अब आप ध्यान से देख लो, मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो बायोगैस बनाएगा, बाकी के तीनों क्या ऑर्गेनिक फार्मर यूज करेगा? यस। ये बायो कंट्रोल एजेंट है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बायो फर्टिलाइजर हैं। याद रहेगा कि नहीं बताओ? यस। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, और ये आपके एनसीईआरटी में एक नोट में ध्यान पे यहां पे बता रहा हूं, नोट ये है बेटा यहां पर कि बैक्टीरिया क्या करता है? फिक्स N2, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है वो N2 तो फिक्स करता ही है, प्लस फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया है ना, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब वो क्या है? प्रोडक्टिविटी भी लाता है। क्या लाता है? प्रोडक्टिविटी भी लाता है। क्लियर है? तो इसका एक अच्छा असाइनमेंट आपका वेट करेगा। ठीक है, डीपीपी बना लेना, डीपीपी अपलोड करा दूंगा, सॉल्व कर लेना, एक वीक में इसको आराम से देखते हुए खत्म करो, एनसीईआरटी रीड करो, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। उल्टी सीधे डाटा नहीं पढ़ना, मैं हाथ से लिख के इसके नोट्स भेजूंगा, लिखूंगा खुद से मैं। उससे पहले कुछ बच्चे जो दूसरे बैचेस के हैं, मुझे उनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लेक्चर देना है। इस वीक में मैं आपको मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल दोनों की एनसीईआरटी रीडिंग लेवल अप दे दूंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं। सही है, कर लो, एनसीईआरटी रीड करो, लेक्चर को देख के आराम से एक एक लाइन मार्क करो, याद करो चीजें नोट से, बस हो गया। बाय।